तो आज की न्यूज़ कहती है कि आईएनएस अरिधमन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको भी कमीशन कर लिया गया है। एंड प्लान टू रिलोकेट ग्रेट निकोबार ट्राइबल कम्युनिटीज इज स्टिल अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो क्यों है ये, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इंडिया और अजरबैजान ने अपनी टाइज को रीसेट करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस थी अजरबैजान की, एंड इंडिया के साथ रिलेशन यहाँ पर खराब होते हुए नजर आ रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है अभी तक, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बट जो टाइज है अजरबैजान के साथ वो वापस से रीसेट करने की बात भी हो चुकी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 4 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे आज हम फ्रॉम द हिंदू। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ क्या कहती है, इलेक्शन पिटिशंस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो अब हुआ क्या, एक इलेक्शन था ग्राम पंचायत का, सरपंच का इलेक्शन था समवेयर इन हरियाणा, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट्स का प्रोविजन क्या आर्टिकल कौन सा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना, ठीक है। तो अब सरपंच का जो इलेक्शन है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था 2025 के अंदर, इस पर्टिकुलर पिटिशन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है। सो द बेसिक न्यूज वाज कि दो कैंडिडेट्स थे, दोनों ने ही 302 वोट्स जो है उनको मिलते हैं। एंड फाइनल जो कैंडिडेट जीतता है वो अब एक लॉट के द्वारा, मतलब हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स बोलते हैं ना, उसके द्वारा वो व्यक्ति को एक, जो अब दो लोग हैं, सपोज कीजिए कि 302 वोट्स दोनों को मिले हैं, तो फाइनली क्या होता है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, ठीक है। एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेसिस पे जो भी व्यक्ति को यहाँ पर अब जीत मिलती है या मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स जो जिनके होते हैं उनको यहाँ पर सरपंच घोषित कर दिया जाता है। बट द ऑपोजिट पर्सन, वो तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ को बोला कि ये चीज़ तो मेरे साथ गलत हुई है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि जो एक्चुअली में काम किया गया है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स इज फाइन, ठीक है, इट इज़ फाइन, कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया गया है वो अब अनबायस तरीके से लिया गया, ठीक है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर इलेक्शन पिटिशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली कि अब जो भी अब ऑर्डर है, ये इलेक्शन पिटिशन को चैलेंज करने वाले या पोल रिजल्ट को चैलेंज करने वाले कोर्ट्स के डिसीजन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन मटेरियल रिकॉर्ड। मटेरियल रिकॉर्ड, ये जिसका आप प्रूफ दे सकते हो यहाँ पर, है ना, कि किसी भी तरीके से अगर अनबायसनेस का अगर आप प्रूफ दे पाते हैं यहाँ पर तो हम उस चीज को समझते हैं। बट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड या रिकॉर्ड जो है हमारे पास मेंटेन किया गया है, मटेरियल रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंगली जितना भी डिसीजन है, ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये भी कहीं से बायस तो नहीं थे, तो इसके अकॉर्डिंगली जो अब इलेक्शन हुआ है दैट इज वैलिड, ठीक है। अनटिल अनलेस आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि वो बायस तरीके से हुआ है, तब तक आप इस चीज को यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्शन हुआ है दैट वाज फ्री एंड फेयर, ठीक है। देन इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी कमीशन। आईएनएस तारागिरी की जब हम बात कर रहे हैं तो अब इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इसको यहाँ पर भी कमीशन किया गया है, क्योंकि इंडिजिनसली ये मेड है। बट इसके लिए अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डीजल या गैस प्रोपल्शन इंजन से चलती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि गैस या डीजल जो फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लीनर एनर्जीज की तरफ, इंडिया जो है इनोवेशन ढूंढ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आईएनएस अरिधमन की जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे। तो जो डीजल इंजन हैं वो समवट अगर आप देखो वाटर में जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू छोड़ते ही हैं, है ना। तो अब इंडिया चाहता है कि हम न्यूक्लियर या इवन कि आप कह सकते हो गैस प्रोपल्शन सिस्टम्स के ऊपर, या इवन कि थोड़े से अब ग्रीनर साइड पे थोड़ी सी अपनी जो इवन कि इलेक्ट्रिक जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, फ्यूल की, उसको यूज़ करके ऐसे अपने शिप्स को बनाया जा सके जो कि अब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर देखें आईएनएस तारागिरी जो है अब थोड़ा सा यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, बट डीजल प्रोपल्शन या गैस प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होती है एंड इक्विप्ड है विद सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स एंड एंटी एडवांस सबमरीन्स एंटी सुइट्स फॉर द फ्रिगेट इज नाउ अ कॉर्नरस्टोन फॉर द ईस्टर्न फ्लीट। ईस्टर्न फ्लीट क्यों, क्योंकि विशाखापट्टनम में इसको अब कमीशन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि अब इसका इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एडवांस एंटी सबमरीन सुइट्स हैं इसके पास, एंड फ्रिगेट है सिंस छोटी शिप है ये, तो ये अब फ्लीट की स्टेल्थ को यहाँ पर ऐड करेगी, ठीक है। देन आईएनएस अरिधमन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एंटर्स इंडियाज नेवल फ्लीट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यहाँ पर हो रही है बात, डायरेक्टली यहाँ पर इंजन की सिस्टम की बात की जा रही है, न्यूक्लियर पावर्ड भी है एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी ये रखती है। तो ये तीसरी ऐसी आप कह सकते हो सबमरीन है जिसको ऐड किया गया है टू द SSBN प्रोजेक्ट, ठीक है। कि अब डिफेंस मिनिस्टर ने प्रिसाइड ओवर किया एक ब्रीफ सेरेमनी को फॉर्मली कमीशन करते हुए कि कंट्री की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिधमन, जिसको हम S4 भी बोलते हैं, जो कि थर्ड है अरिहंत क्लास की। SSBN क्या है, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। तो SSBN का फुल फॉर्म क्या है, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली अब क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि जो वेसल है इट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्रोग्राम, जो कि अब इन द डोमेन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर ट्रायड, क्योंकि तीसरी ऐसी है तो ट्रायड में ये इसका पार्ट बन चुकी है। तो अब इससे क्या है कि सबमरीन के पास
स्पेसिफिकली ना, अब आप न्यूक्लियर पावर्ड तो है ही है, ठीक है, इंजन भी न्यूक्लियर पावर्ड है ही है, बट उसके अलावा इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंटेन करने का, उसको अब आप कह सकते हो कि इवन की फायर करने की कैपेबिलिटी भी इसके पास है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है SSBN प्रोजेक्ट के अंडर कि ये कहीं पे भी डिटेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर्ड हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं या वॉरहेड्स हैं, जो कि ये सबमरीन अब शूट भी कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टाइम्स, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर टॉर्पीडोज की बात करते हैं, सबमरीन तो टॉर्पीडोज को ही यहाँ पर कैरी करती हैं, है ना। तो इसी वजह से ये कहीं पे भी डिटेक्ट नहीं होती है, जो इसकी एक स्पेशलिटी है। तभी SSBN प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है टू ऐड अ फर्दर लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द कंट्री, ठीक है। तो अभी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी के लिए एंड कौन सी ऐसी कंट्री है, दैट इज USA, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, एंड इंडिया तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ही है। तो ये कंट्रीज के पास अभी SSBN टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपको पहली वेसल के बारे में भी बताया गया है, दैट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2009 एंड क्वाइटली इसको कमीशन कर दिया गया था 2006 के अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड जो इंडिजिनसली बिल्ड SSBN थी, INS अरिघात थी, जिसको 2024 के अंदर कमीशन किया गया था। तीसरी अरिहंत एंड अरिघात आर स्मॉलर वेसल्स, 6000 टन की है। बट अरिधमन, अरिहंत सबसे पहली, अरिघात दूसरी, एंड तीसरी कौन सी है, अरिधमन। बट अरिधमन का क्या आइडिया है यहाँ पर कि अरिघात एंड अरिहंत की जब हम बात कर रहे हैं वो रिलेटिवली छोटी है हमारे पास सबमरीन्स, बट जो अरिधमन है दैट इज S4+ आर बिगर वेसल्स अबाउट 7000 टन, जो कि अब रीनेम की जा सकती है। अरिसूदन इज करंटली अंडर गोइंग सी ट्रायल्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो पिछली शिप्स हैं उनकी जगह कोई रिप्लेस तो करता है ना, कितने नाम रखोगे आप, किसी की रिप्लेस करके उसके बेटर टेक्नोलॉजी में आप कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, ठीक है, नाम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। जैसे S4+ यहाँ पर बोल दिया गया या ऊपर स्टार लगा दिया गया, तो इसकी रीनेमिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो उसका नाम जो है अब हो सकता है अरिसूदन रख दिया जाए आने वाले टाइम में, जब ये ट्रायल क्लियर कर जाती है तो, ठीक है। कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स अरिधमन एंड इट्स सक्सेसर S4 स्टार विल हैव मोर फायर पावर। तो अब यहाँ पर कैपेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है, मतलब कि एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल फ्रॉम एयर, लैंड एंड सी। सबमरीन होते हुए भी एयर, लैंड एंड सी से ये न्यूक्लियर टिप्स को, टिप्ड मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। एंड ये डिटेक्टेबल भी नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जो चीज़ यहाँ पर मेंशन भी नहीं की गई है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि ये अब कहीं पे भी डिटेक्ट नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट है आपका, रशिया एक्सप्रेसेस रेडीनेस टू बूस्ट ऑयल LNG सप्लाईज टू इंडिया। कि रशियन डेप्यूटी मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम ट्रेड कर सकते हैं ऑन फर्टिलाइजर्स, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज विद मोदी। तो रशिया जो है इन पर्टिकुलर यहाँ पर चाहता है कि ऑयल शॉक एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो हुई है एंड जो कि ट्रिगर हुई है US, इजराइल एंड ईरान के वॉर की वजह से, रशिया ने श्योर किया है कि एनर्जी कंपनीज जो है उनके पास कैपेसिटी है कि हम स्टेडीली इंक्रीज कर सकते हैं सप्लाई ऑफ ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया, एंड हम अब कंटिन्यू कर सकते हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ द फर्टिलाइजर लेवल्स जो कि डिक्लाइन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा जो अभी सोइंग सीजन जो है वो होगा हार्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि 13-14 अप्रैल के आसपास हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो शुरू हो जाएंगे। देन राइस की यहाँ पर ग्रोइंग इन मल्टीपल क्रॉप्स, क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी कहीं पर यूज हो रहा है ना, तो उसके लिए भी फर्टिलाइजर की इनपुट हमें चाहिए होगी। अगर हम फर्टिलाइजर्स को छोड़ देते हैं, इनपुट कम कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होती रहेगी। ये तो ऑब्वियस एक फैक्ट है ना। अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की भी, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शिफ्ट होने का एक मेजर मतलब यहाँ पे क्या है कि डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोडक्टिविटी किस वजह से यहाँ पर बेटर आ रही है, फर्टिलाइजर्स की वजह से बेटर आ रही है। तो रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, उनकी विजिट थी, उन्होंने बोला कि म्यूचुअली इंडिया के साथ हमने डिस्कस किया है कोऑपरेशन इन ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो उसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने ये भी कहा है कि वेलकम द सस्टेन्ड एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड रियलाइज किया कि इंडिया का यहाँ पर जो एग्रीमेंट है ऑफ द 23rd रशिया एनुअल समिट होस्टेड हियर इन 2025 दिसंबर, ठीक है। तो 23rd जिसमें पुतिन भी इंडिया आए थे, है ना, दिसंबर के अंदर, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इंडिया को इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। तो इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि हम जो रशिया जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है सप्लाईज ऑफ इन डिमांड मिनरल फर्टिलाइजर्स को टू इंडिया बाय 40%, एंड हम रेडी हैं टू कंटिन्यू द मीटिंग इंडियाज नीड्स डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट, या जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो यूरिया के लिए भी यहाँ पर डोमिनेट तो क्या, यूरिया के लिए भी यहाँ पर हेल्प करना चाहते हैं इंडिया को। हेल्प तो क्या, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगा ये, है ना। तो यूरिया की प्रोडक्शन के लिए जो बॉश माइजर प्रोसेस है उसके लेकर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ पर अटैच करा दूंगी। बॉश माइजर प्रोसेस से अगर आप क्या है कि आपकी जो LPG है, LNG है, ठीक है, इससे हम यूरिया को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इवन पेट्रोलियम के आसपास जितने भी हमारे पास ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है। बट हमारा स्पेसिफिकली अमोनिया का एंड इवन यूरिया की प्रोडक्शन के लिए जो कि फर्टिलाइजर के लिए जरूरी है, हमें LNG की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो उस प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर रशिया जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्री कर चुका है।
कि ही ऑल्सो मेंशन्ड कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बामाइड, जिसको यूरिया बोलते हैं, इज अंडर डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलर अटेंशन जो है वो कोऑपरेशन इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर को दी जा रही थी। तो इंडियन मार्केट में ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो पहुंचना चाहिए टाइमली टू फुलफिल द डिमांड। तो स्पेसिफिकली यही चीज हुई है। अब न्यूक्लियर कोऑपरेशन की भी बात इंडिया के साथ हुई है। अदर टॉपिक्स के अंदर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, स्पेस एंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, उसको भी डिस्कस किया गया। ठीक है, तो फर्दर जो है ये अब हो सकता है कि बायलेटरल रिलेशंस थ्रू अ वीडियो लिंक ऑन March 23 जो है उसको भी आप कह सकते हो कंसिडरेशन में यहाँ पर ले सकते हो। तो बेटर चीजें यही है कि ब्रिक्स का समिट भी इंडिया के अंदर है, एंड हमने ये न्यूज को भी डिस्कस किया था, व्लादिमीर पुतिन शायद इंडिया आएंगे सितंबर में फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड। ब्रिक्स को भी यहाँ पर स्टैंड होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो बहुत ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, इवन कि हमें फुटिंग, इक्वल फुटिंग पे जितनी भी जीसीसी नेशंस है अलॉन्ग विद ईरान, उनको लेकर आना पड़ेगा सिंस वो भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, है ना। यमन के अंदर जो हमने वो भी डिस्कस किया था कि जो वॉर चल रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बीच में, यूएई के बीच में, प्रॉक्सी वॉर्स ही चल रही है वहाँ पर, तो मल्टीपल चीजों को यहाँ पर केटर करने में रशिया, इंडिया एंड चाइना तीनों की ही मदद यहाँ पर लगेगी। देन पेटेंटेड ड्रग टैरिफ्स, इंडिया मोर और लेस शील्डेड। तो यहाँ पर शील्डेड कैसे है, क्या है, पेटेंटेड ड्रग्स जो हैं उसके ऊपर 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आती है एंड एक इशू किया जाता है ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंगली 100% टैरिफ्स लगाए जाने हैं एड वैलोरम बेसिस पे। एड वैलोरम मतलब एज पर द वैल्यू, जो भी अब ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू यूएसए, 100% ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी। तो अब इंडिया जो है समवॉट यहाँ पर शील्डेड है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पेटेंटेड ड्रग्स की बात की जा रही है। वाई पेटेंटेड ड्रग्स? क्योंकि पेटेंटेड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जिसकी, अब आप कह सकते हो कि पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने, कोई भी एक कंपनी ने या कंट्री ने या एक व्यक्ति ने कुछ भी काम किया है, कुछ इनोवेशन की है ना, उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, या उस पर्टिकुलर कंट्री के नाम पे रजिस्टर्ड होगा। सपोज कीजिए किसी गवर्नमेंट यहाँ पर आईसीएमआर की तरफ से कुछ यहाँ पर जो है पेटेंट या ड्रग किया जाता है, ठीक है, तो वो आईसीएमआर के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वही पेटेंटेड ड्रग अगर इंडिया यूएसए में भेजेगा तो वो किसका, इंडिया का नाम ही आएगा ना उस पर। एंड इवन कि अगर आप देखो कि कोविड के टाइम पे भी यूएसए वॉज द वन जो कि अपने पेटेंटेड ड्रग्स को यहाँ पर, इवन इतनी ज्यादा हमारे पास ग्लोबल ये पैंडेमिक एग्जिस्ट कर रही थी, इंडिया को या इवन अदर कंट्रीज को, दे वर रेडी टू सप्लाई द, यू कैन से, वैक्सीनेशंस, बट दे वर नॉट रेडी टू शेयर द इंफॉर्मेशन, जिस वजह से जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया कुड केटर टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक, आप कह सकते हो कि डिमांड की, जो कि दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है ना। तो यूएसए ने फॉर्मूला तो शेयर नहीं किया था इंडिया के साथ, है ना। ऑन द अदर हैंड दे वर रेडी टू एक्सपोर्ट एज इट इज वैक्सीन जो थी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर यूएसए के साथ बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है कि नॉलेज ट्रांसफर में दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट जो है कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर खराब होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड वो अपना यहाँ पर नॉलेज ट्रांसफर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रखना चाहते हैं कहाँ पर, यूएसए के अंदर ही। क्योंकि अगर वो हमें फॉर्मूला प्रोवाइड कर देते, कंट्री लाइक इंडिया को कोविड के टाइम पे फॉर्मूला प्रोवाइड कर देते, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता, क्या हो जाता, इंडिया खुद से उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता, लाइसेंसेस आप दे सकते थे मल्टीपल चीजों से, बट नहीं किया गया, क्योंकि अब R&D पे जो पैसा अमेरिका ने खुद से खर्चा है वो नहीं चाहते किसी और के साथ शेयर किया जा सके। एंड दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, देयर इज नथिंग राइट अबाउट इट। तो इसको अगर आप न्यूट्रली भी होकर देखो तो यूएसए जो है अपना मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से सही है। अगर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें, कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन हुई वो यहाँ पर गलत लगती है, क्योंकि कितने लोगों की जाने भी गई। तो मल्टीपल एस्पेक्ट इस चीज के हो सकते हैं, बट अभी का कहने का मतलब यही है कि इंडिया सेफ है, पेटेंटेड ड्रग्स नहीं इंडिया अब यूएसए को एक्सपोर्ट करता। हम क्या करते हैं, जेनेरिक ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू यूएसए, जो कि इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी आपकी न्यूज एक चीज कहती है कि 2 अप्रैल को जो 100% डिपोजिशन ऑफ एड वैलोरम बेसिस पे ड्यूटी लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया उससे सेफ है। देन यूएनएससी डिलेज वोट ऑन ऑथराइजिंग फोर्स टू प्रोटेक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक डिले देखने को मिला है अगेंस्ट ईरान, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहाँ पर ब्लॉक करके बैठे हैं 28 फरवरी के आसपास से, ठीक है। एंड इस वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी हैम्पर हो चुका है। तो अब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया एक वोट जो कि शेड्यूल्ड था फॉर फ्राइडे, कि ऑथराइज करेंगे द यूज ऑफ डिफेंसिव फोर्स टू प्रोटेक्ट द शिपिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फ्रॉम ईरानियन अटैक्स, क्योंकि जितने भी शिप्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा, है ना। तो उस चीज के ऊपर यहाँ पर अब एक्शन लिया जाना था, बट वो वोट जो है अब आगे डिले कर दिया गया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड इसी वजह से 15 मेंबर बॉडी जो है इट वाज सेट टू वोट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, बट न्यू डेट जो है वो दे दी गई है फॉर द वोटिंग ऑन द ड्राफ्ट, ठीक है, ये सिंपल चीज है। देन प्लान टू रिलोकेट ग्रेट निकोबार ट्राइबल कम्युनिटी स्टर्स अ फ्रेश कंसर्न। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक प्लान है जो कि आउटलाइन करता है कि रिलोकेट किया जाएगा निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो कि अफेक्टेड है बाय यूनाइटेड गवर्नमेंट्स ग्रेट निकोबार लैंड
आइलैंड प्रोजेक्ट, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है। एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप देखो बहुत टाइम से न्यूज़ में कंट्रोवर्सीज में चलता जाता है। कभी कभी इन्वायरमेंटल आप कह सकते हो कि क्लियरेंसेस की वजह से कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब जो लैंड राइट्स है वो नहीं दिए जाते। अब लैंड राइट्स की भी बात जब क्लियर होगी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जितने भी राइट्स जब वो क्लियर हो जाता है, तो अब रीलोकेट करने को लेकर एक मेजर सा मुद्दा आ गया है। ठीक है, तो ये जो अब एस्पेक्ट है, दिस इज नॉट एक्चुअली में अ मटेरियल एस्पेक्ट, दिस एस्पेक्ट इज समवट सोशल एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि जो निकोबारीज कम्युनिटीज हैं, उनके दादा पड़दादा उतने टाइम से वो एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, तो वो अपनी जमीन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे किसान की बात की जाती है कि किसान मर जाएगा बट अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज है यहाँ पर भी। इवन की ट्राइबल कम्युनिटीज दे आर सो मच कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर सो मच कनेक्टेड टू द नेचर, टू देयर पर्टिकुलर लैंड, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो एक नया कंसर्न तो ऑब्वियसली इस चीज को लेकर आएगा ही। अगर आप उनको रिलोकेट करते हो तो पूरी उनकी जो लाइफ का जो आप कह सकते हो सिचुएशन है वो पूरी की पूरी हिल जाएगी। जितना मर्जी आप कॉम्पनसेट कर दो, बट वो इमोशनल वैल्यू को आप कभी कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है, दे हैव बीन 4 years की प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि क्लियरेंस की जा सके 92,000 करोड़ रुपीस की जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को लेकर यहाँ पर बनना है, एलिजिंग दैट कि जो फॉरेस्ट राइट्स है वो सेटल नहीं किए गए। 2022 से मुद्दा चल रहा था, बट उस चीज को भी यहाँ पर क्लियर किया गया। तो जो ड्राफ्ट है कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल वेलफेयर प्लान है, वो प्रिपेयर किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एंड सर्कुलेट किया गया था इसको मार्च 13 को फॉर द कंसल्टेशन, जो कि डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, ट्राइबल काउंसिल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा इन द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एंड इसने प्रपोज किया कि 42.52 करोड़ आउटले ओवर 24 मंथ्स जो है वो रिलोकेशन के लिए दिए जाएंगे फॉर द निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटीज, जो कि सुनामी अफेक्टेड और प्रोजेक्ट इंपैक्टेड एरियाज के अंदर है, जिसके अंदर हाउसिंग, लैंड डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर। एंड सुनामी अफेक्टेड एरियाज जो है उसको भी यहाँ पर रिडेवलप करने की बात की जा रही है। बट अब इस चीज को देखो, एनसीईआरटीज को जब आप पढ़ते हो तो हमेशा हम इंटेग्रल पार्ट यहाँ पर बताना चाहते थे, इंटीग्रेशनिस्ट बोलते हैं हम उनको, सॉरी, एंड असिमिलिस्ट की यहाँ पर बात चल रही थी, है ना, कि इंटीग्रेट करके रखना है ट्राइबल कम्युनिटी को या असिमिलेट करना है इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, है ना। एट द एंड जो अप्रोच रखी गई थी वो बीच का एक मिडिल पाथ था, है ना, कि ना हमने उनको असिमिलेट किया क्योंकि वो अपने खुद के यहाँ पर राइट्स को मेंटेन करके रखना चाहते थे, तभी हमारे पास शेड्यूल 6 आता है। ठीक है, ना ही वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन पाए, हिस्सा नहीं बनना चाहते, इंडिया का पार्ट जरूर रहे, हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके खुद के कस्टम्स ऐसी हैं, प्रैक्टिसेस ऐसे हैं, वो इलोप्ड यहाँ पर रहना चाहते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप उनको वहाँ पर डेवलपमेंट भी करके देते हो तो समवट नेचर जो है वो तो इम्पैक्ट होती है, जो कि ट्राइबल कस्टम्स के यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खिलाफ नजर आती है। हाउएवर जो डिटेल्स है वो अब प्रपोज की गई थी कि रिलोकेशन जो है वो होगी तब, हु विल बी रिलोकेटेड will have left members of the tribal councils of Great and Little Nicobar confused। तो अब ये चीज यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई इस ऑर्डर के अंदर कि किस किस को रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो और कहाँ रिलोकेट किया जाएगा वो तो बता दिया, किस किस को रिलोकेट किया जाएगा वो अभी क्लियरली उस ऑर्डर के अंदर नहीं दिया गया था। एंड ये निकोबारीज कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा बात बताई गई है कि किस किस को किया जाना है रिलोकेट, वो नहीं बताया जा रहा। एंड दे वर हैंडेड अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ प्लान ऑन March 28। एंड उसके बाद से 2 मीटिंग्स हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड उसके बाद इसकी साइनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अब यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड अ कैलकाटा हाईकोर्ट बेंच ऑन March 30 कि उसको 15 डेज चाहिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कंसेंट को दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्राइबल पीपल फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये मीटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल ने सबमिट किया एक लेटर जो कि पॉइंट आउट करता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द ड्राफ्ट के जो कि अनक्लियर है, एंड रिक्वेस्ट किया एक हिंदी ट्रांसलेशन को आउट ऑफ इट। अब उन्होंने कहा कि वो ट्रांसलेशन को देने में 1 महीना तो एटलीस्ट लग जाएगा, 15 दिन के बाद अब 1 महीने की बात आ गई सीधा। तो नोटेबली जब ड्राफ्ट प्लान यही स्टेट करता है कि जो GNI प्रोजेक्ट है वो इन्वॉल्व करता है रिलोकेशन का, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपीटेडली कहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा या डिस्प्लेस नहीं करेगा ट्राइब्स को, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो अब एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर मुद्दा आ जाता है। तो लेटर के अकॉर्डिंगली जो कि अटैच की गई थी टू द ड्राफ्ट, तो प्लान ने ये प्रिपेयर किया कि जो ट्राइबल काउंसिल लीडर्स ने डिमांड किया एक रिटर्न टू द एंसेस्ट्रल विलेजेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द GNI, जो कि अब डिस्ट्रॉय किए हुए थे इन द 2004 सुनामी, आफ्टर विच जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने शिफ्ट कर लिया था टू द एनकैम्पमेंट्स जो कि कैंपबेल बे के पास है। तो हाउएवर जो ड्राफ्ट प्लान ने ये चीज बोला कि जो प्रोजेक्ट है वो रिलोकेशन करता है टू डिफरेंट एरियाज, जो कि अब बताते हैं कि
कि एक्चुअली में गवर्नमेंट ने कुछ और प्रॉमिस किया, प्लान कुछ और प्रॉमिस कर रहा है। तो इन दिस सेक्शन जो प्लान है वो प्रपोज करता है कि कम्युनिटी पर्पसेस के लिए जो रेजिडेंट्स हैं उनको पीरियोडिक विजिट्स की एंसेस्ट्रल लैंड्स में परमिशन जरूर दे दी जाएगी, बट उनको रिलोकेट करना पड़ेगा। जो अब ऐड किया गया एक ऑप्शन कि दैट शैल रिमेन ओपन फॉर द फैमिलीज, कि वो रिटर्न कर सकते हैं एंसेस्ट्रल विलेजेस को आउटसाइड द प्रोजेक्ट एरिया जब मर्जी वो चाहें तो, ठीक है। तो अब रेजिडेंट्स के लिए जो प्लान रिकॉर्ड्स हैं वो यही बोलते हैं कि उनका डिजायर टू रिटर्न टू देयर ओल्ड पर्टिकुलर एरियाज, अब वो फाइनल डिसीजन उसके ऊपर लेकर, कोई भी एक्सेसिबिलिटी टू लैंड किसी की होनी चाहिए ना उस चीज को लेकर, वो चीज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो बहुत सारी कंसल्टेशंस हो रही हैं, लैंड अवेलेबिलिटीज को डिस्कस किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन जो है उसको भी अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है, बट द पीपल डोंट वांट दैट, दे वांट टू रिटर्न बैक टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स। वो ये चीज यहाँ पर प्रॉमिस तो नहीं हुई है, ठीक है। तो फर्दर प्लान यही लिस्ट करता है जितनी भी एन्यूमरेटेड फैमिलीज हैं उनकी रिलोकेशन होगी टू अ न्यूअर साइट, एंड जो टेबल है ड्राफ्ट में वो ऐड करता है कि एम्बिग्विटी है एलोकेशंस को लेकर कि कौन से व्यक्ति, अब सपोज कीजिए फैमिली जो है उसको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, इस एरिया के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इस एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, बट कौन सी फैमिली किस एरिया के अंदर शिफ्ट होगी वो चीज़ तो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुई, इसके अंदर भी एम्बिग्विटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं जो कि एग्जिस्टिंग है वो भी कम है इन द न्यू एरियाज, जहाँ पे रिलोकेट करने की बात करें तो लोग रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो काउंसिल की तरफ से यही आया कि सेवरल एंसेस्ट्रल विलेजेस साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रपोज लिस्ट के अंदर सिर्फ 13 ऐसी प्री सुनामी निकोबारीज विलेजेस हैं, तो बाकी ऐसे कहाँ पे रीडेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, तो वो कैसे डेवलप करोगे आप, ताकि अगर हमें अपने एंसेस्ट्रल एरियाज के अंदर भी जाना है जो सुनामी हिट एरियाज हैं, तो वो कैसे आप डेवलप करके दोगे, उसमें सिर्फ 13 साइट्स है, डिस्ट्रॉयड तो बहुत सारी साइट्स हुई थी। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली जो ट्राइबल काउंसिल चीफ्स हैं डिमांडेड रिटर्न टू ऑल द एंसेस्ट्रल विलेजेस अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट सिंस द डिस्प्लेसमेंट इन 2004। तो इस प्रोजेक्ट का जो ग्रेड 1 है उसको, या स्टेज 1 है उसको, परमिशन मिलने के बाद 2022 के अंदर जो कम्युनिटी ने अपना कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था, ये सोचते हुए इस डर से कि उनके एरिया को एनक्रोच ना कर लिया जाए फॉरेस्ट लैंड्स को, इंक्लूडिंग देयर एंसेस्ट्रल विलेजेस, प्रिवेंटिंग देयर रिटर्न। सो उस टाइम पे वो डर से शांत हो गए थे, बट अब जो ये मुद्दा अब इन रिटर्न तो सरकार की तरफ से कुछ आ ही गया है, तो जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है टू व्हाट दे सेड, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर काउंसिल के सामने भी आके खड़ी होती है। फाइनल डिसीजन इस पे क्या होगा वो नहीं पता, बट अभी के अकॉर्डिंगली ये आपकी बात कहती है। देन इंडिया एंड अजरबैजान रीसेट टाइज अ ईयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर रो। तो 1 साल हो चुका है इंडिया और अजरबैजान की जो टेंशंस को लेकर ओवर ऑपरेशन सिंदूर। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम रीसेट करते हैं टाइज, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब देखो जो टॉक्स हैं वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज के द्वारा आपस में इंडिया एंड अजरबैजान की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट सच टॉक्स जो है 2022 के बाद अब हो रही हैं। तो स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आया कि कॉम्प्रिहेंसिवली हमने रिव्यू किया कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस किस तरीके से बेटर हो सकते हैं। तो जो इश्यूज है वो डिस्कस किए गए, उसके अंदर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इंक्लूडेड है। तो अजरबैजान ने रिसेंटली रिज्यूम किया है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स को, जो कि 98% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट इंडिया को देता है। तो एक तरह से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर किसकी हो गई है, अजरबैजान की हो चुकी है। तो यहाँ पर जो अब आप कह सकते हो स्टेक जो है ONGC विदेश का एक स्टेक है इन द ऑयल एंड गैस फील्ड्स एंड एनर्जी पाइपलाइन इन द पर्टिकुलर कंट्री ऑफ अजरबैजान। तो रेफरेंस जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है इंडिया की तरफ से, क्योंकि अब प्रोटेस्ट जो है अजरबैजान के द्वारा किए गए थे इन द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि दोनों कंट्रीज दैट इज अजरबैजान एंड पाकिस्तान के क्लोज टाइज हैं एंड ओवर सम ऑफ देयर डिफरेंसेस यहाँ पर उनके टाइज अभी भी क्लोज हैं। एंड इन अ स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने बोला था कि हम कंडेम करते हैं मिलिट्री अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, जिस वजह से सेवरल इंजर्ड सिविलियंस एंड बहुत सारे ऐसे लोग मर गए ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। तो ये उन्होंने कंडेम किया था उस टाइम पे। तो अजरबैजान एंड पाकिस्तान की क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करती है टू अजरबैजान इन अ डिस्प्यूट ओवर नगोर्नो कारबाख, जहां पर अजरबैजान ने एक्यूज किया है इंडिया को ऑफ आर्मिंग आर्मीनिया इन द पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अब अजरबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट है। तो नगोर्नो कारबाख के अंदर आर्मीनिया को हेल्प करने का एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा है, जिस वजह से अब अजरबैजान को सपोर्ट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान देता है, जिस वजह से इंडिया का अब और ज्यादा अजरबैजान के साथ रिलेशन खराब हो गया था। तो सितंबर के अंदर क्या होता है कि मीटिंग विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी उन्होंने एक्यूज किया था इंडिया को ब्लॉक करने के लिए अजरबैजान की असेंशन टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। तो इंडिया जो है उन्होंने अटेम्प्ट
किया है टू रिटेलिएट अगेंस्ट अजरबैजान इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया है कि ये कोई भी सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता अजरबैजान के लिए, क्योंकि एक ब्रदरली रिलेशंस हैं वो प्रेसिडेंस ले जाते हैं अबव ऑल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से गई थी। तो उन्होंने ये चीज बोली कि दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि हम रिजॉल्व करेंगे डिफरेंसेस को ओपन डायलॉग के थ्रू एंड डिस्कशन के थ्रू, एंड ये जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाएगा, एंड रिव्यू किया गया बायलेटरल टाइज को एंड एक्सचेंज किए गए व्यूज ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, होपफुली कुछ बेटर यहाँ पे डिसीजन निकल के आए। देन कंप्लायंस ईज फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए हर 5 या 4 साल बाद हमारे नए रूल्स निकल के आते हैं। तो इस साल भी जो नए रूल्स हैं वो निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब मेजर सी मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारे पास जो बेसिक आइडिया है कि जो लेवल्स यहाँ पर रखे गए थे वो सेम ही रहे हैं, बट अब एक लीवे दे दिया गया है टू द कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज की वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। अब कैसे वो समझते हैं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो कि एक हेडलाइन रिसाइकलिंग टारगेट्स को अनचेंज रखती है, बट इंट्रोड्यूस करती है एक सीरीज ऑफ प्रोविजन जो कि अलाउ कर रही है कंपनीज को अपने शिफ्ट करने के लिए डेडलाइंस, जो कि कंप्लायंस के लिए जरूरी भी हैं। तो ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज हैं जो कि फेल कर जाती है टू मीट देयर टारगेट्स इन 2025 2026, वो इनको नेक्स्ट 3 इयर्स तक के लिए यहाँ पर अगर वो शॉर्टफॉल करती भी हैं तो नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आप उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, टू कैरी फॉरवर्ड दी शॉर्टफॉल्स फॉर अप टू 3 इयर्स, बट यहाँ पर प्रोविजन है कि अगर आप 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर रहे हो कि 1/3 हर साल आप रिसाइकल एक्स्ट्रा करोगे। वो जो आपके पास यहाँ पर बफर बचा है, सपोज कीजिए 2025-26 के अंदर मैं यहाँ पर अपना जो मेरी कंपनी ने यहाँ पर वेस्ट जनरेट किया है वो मैं रिसाइकल नहीं कर पाई हूँ, डेडलाइन मीट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं 3 साल की एक्सटेंशन ले सकती हूँ, बट उसी वेस्ट को मेरे को 3 पार्ट्स के अंदर 3 साल के अंदर अंदर उसको रिसाइकल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द टारगेट जो कि ऑलरेडी मेरे पास नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो थोड़ा सा एडिशनल काम मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि दे मेक अप एटलीस्ट 1/3 ऑफ देयर डेफिसिट एनुअली। तो प्रायर टू दिस कंपनीज जो है दे वर बाउंड टू कंप्लाई एनुअली, उस चीज के अंदर यहाँ पर लीवे दिया गया। तो ये अनफुलफिल्ड टारगेट फॉर दिस ईयर जो है ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, जो कि 2026-27 से शुरू हो रहा है, प्रोवाइडेड कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द अनफुलफिल्ड टारगेट जो है इट इज मेट इन दोज ईयर्स अंटिल द एंटायर कैरीड फॉरवर्ड टारगेट इज अचीव्ड। तो ये स्टेटमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। तो ये रूल्स ये भी फॉर्मलाइज करते हैं कि ऐसा सिस्टम जो कि ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स की बात करता है, यानी कि जो कि कंपनीज अब अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर रही हैं या अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के बाद परचेज कर सकती हैं क्रेडिट्स फ्रॉम अदर्स जो कि एक्सीड कर रही हैं अपने खुद के टारगेट्स। ठीक है, तो अपने खुद के टारगेट से ज्यादा जिसने यहाँ पर कर लिया है अचीव, तो वो उनसे परचेज भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, तो ये क्रिएट करता है कैसी फ्लेक्सिबिलिटी जो कि रिड्यूस कर सकता है कंप्लायंस कॉस्ट को, बट इट ऑल्सो मीन्स कि फर्म्स जो हैं वो नेसेसरली रिक्वायर्ड नहीं है टू रिसाइकल देयर ओन प्लास्टिक फुटप्रिंट। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अब अगर मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ इन सम अदर पर्सन हु इज डूइंग एक्स्ट्रा रिसाइकलिंग, तो मैं उससे वो क्रेडिट्स को परचेज कर लूंगी, सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स की जब हम बात करते हैं, है ना। कार्बन क्रेडिट्स अगर आप अपने फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप क्या करते हो, दूसरी जगह पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, क्रेडिट्स परचेज करने पड़ते हैं एंड उसकी पेमेंट जो है वो सरकार के पास जाती है। तो कार्बन क्रेडिट्स वाला हिसाब हो गया, बट इससे क्या हो रहा है कि मैं तो अपनी जो सारी की सारी पेनल्टी से बच रही हूँ, जो ऑब्लिगेशन है उससे मैं बच रही हूँ, तो मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करूंगी, मैं बोलूंगी कि यहाँ पर मैं रिसाइकलिंग तो नहीं कर रही, मैं एक्स्ट्रा जिससे है उससे खरीद लूंगी। तो ये फुटप्रिंट जो है वो कम तो होने के लिए हेल्प नहीं करेगा। तो जो टारगेट्स हैं वो अब अप्लाई नहीं होते जहां पर रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ प्लास्टिक जो कि रिसाइकल होना है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है ये, एंड ये एक्सक्लूड कर सकता है सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स ऑफ पैकेजिंग फ्रॉम द मैंडेट, पर्टिकुलरली इन द फूड एंड बेवरेज सेक्टर, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं, वो तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं। एंड 2026 की अमेंडमेंट जो है वो रिटेन करती है एक फेस सेट ऑफ टारगेट्स रिसाइकल्ड कॉन्टेंट के लिए एंड रीयूज करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग को, जो कि कंटिन्यू करते हैं द ट्रैजेक्टरी जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क 2025, जो कि सबसे पहली बार ये स्पेसिफाई कर रहा था कि हमें कलेक्शन टारगेट्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग को सबसे पहले टारगेट करना है। कि प्लास्टिक पैकेजिंग ही तो है एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमारा कॉस्ट को भी ऐड करती है बिजनेस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब इस चीज को टारगेट करने के लिए 2022 के अंदर सबसे पहले मुद्दा इसी चीज का उठाया गया था, एंड इस बार के जो 2026 के अमेंडमेंट रूल्स हैं उन पर कहीं पे मेंशन ही नहीं है इस चीज का। तो ये अपने आप में ही पहले कुछ कहकर करने कुछ वाली बात नजर आती है। तो 2025-26 से प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स जो है इनको इंश्योर करना है कि रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग जो कि कैटेगरी 1 के अंदर आती है वो एटलीस्ट 30% रिसाइकल होनी चाहिए, राइजिंग टू, पहले ये चीज बोली जाती थी राइजिंग टू 60% बाय 2028
चाहिए 2029। तो जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स हैं जो कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू ए 10% रिक्वायरमेंट इन 2025-2026, जो कि इंक्रीज होकर 20% होने चाहिए 2028 तक। एंड जो हमारी कैटेगरी 3 है जो कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स है, दैट मे मीट अ थ्रेशहोल्ड जो कि 5% है, जो कि 10% तक इंक्रीज होगा 2028 तक। पैरेलली जो रूल्स है वो मैंडेट करते हैं कि रीयूज जो है ऑब्लिगेशंस रिजिड पैकेजिंग की वो होनी चाहिए, दैट इज 10% reusability for smaller containers, 70% for the large water packaging and 10% for the large non-water packaging in 2025-2026, जो कि incremental increase देता है in over the time period। कि आप उनको अगर reuse कर रहे हैं तो अब increase यहाँ पर time period में आपको automatically हो गया। रिसाइकलिंग की बात के केस में हम देख रहे हैं ना, एलोपमेंट यहाँ पर मिल रही है, तो रीयूज जब किया जाएगा उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर फिर मिल जाएगा कि हम तो जी प्लास्टिक को रीयूज कर रहे थे, तो अब एक लूप होल यहाँ पर फिर से हमें नजर आ रहा है कि हम तो रीयूज कर रहे हैं, तो हम कब उसको रिसाइकल करेंगे, हम तो रीयूजेबिलिटी पर लेकर आ रहे हैं, इंक्रीमेंटल टाइम वहाँ पर मिल जाता है। तो कैटेगरी 1 के अंदर पीईटी बॉटल्स, पेट वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, HDPE मिल्क बॉटल्स, शैम्पू बॉटल्स इंक्लूड होती हैं। कैटेगरी 2 के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, ग्रोसरी बैग्स है, स्नैक और चिप पैक्स हैं जो सिंगल लेयर फ्लेक्सिबल फिल्म के साथ आते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर मल्टी लेयर प्लास्टिक्स हैं जिसके अंदर स्मॉल कार्टन्स हैं, फॉयल स्नैक रैपर्स हैं जो कि हार्डेस्ट टू कलेक्ट होते हैं हमारे लिए ऑटोमेटिकली कैटेगरी 3 के अंदर। एंड 5 से 10% तक आप उसको रिसाइक्लेबिलिटी की बात कर रहे हो, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऑब्वियस ही बात है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट रूल्स हैं, इट रिक्वायर्स द कंपनीज कि वो कलेक्ट करें, प्रोसेस करें इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द प्लास्टिक जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द मार्केट बाय 2024-2025, मार्क करते हुए फाइनल फेज ऑफ द एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल आउट। बट कोई भी पब्लिक एविडेंस नहीं है सजेस्ट करने के लिए कि ये टारगेट फुली अचीव हुआ है या इन प्रैक्टिस भी है। तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक पॉलिसी या डाटा सेट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। ऑफिशियल असेसमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि सिस्टम वाइड कंप्लायंस यहाँ पर हो रही है, एंड जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कंटिन्यू करती है टू रिलाई ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जो अपने आप में ही एक वरीसम इशू दिखाती है कि अगर आप देखो ग्राउंड लेवल तो ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअली में इसको लेकर काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई डाटा सेट ही एक्सेप्टेबल तो क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, देन MSME रिलक्टेंट टू स्विच ओवर टू पाइप नेचुरल गैस सप्लाई। सो अब हमारे पास क्या है, जो अब MSMEs हैं वो LPG के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, LPG के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड गवर्नमेंट चाहती है PNG के इंट्रोडक्शन। अब PNG के इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, जिस वजह से MSME सेक्टर रिलक्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है एंड PNG की सप्लाई ऑल द वे मोर हमारे पास और ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, अगर लिमिटेड नहीं भी है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आजकल सरकार क्या कर रही है, क्लस्टर बेस्ड फॉर्मेशन के बेसिस पे काम कर रही है, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस कर रही है। क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं ना कि सरकार बोल रही है कि क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री है। क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री मींस कि एक पर्टिकुलर मैप है, सपोज किस एरिया का, वडोदरा की बात करते हैं। ठीक है, जिससे आपकी न्यूज़ आप बेटर रिलेट कर पाओगे, वडोदरा की ही खबर है। वडोदरा के अंदर स्पेसिफिक एक ये एरिया है जहाँ पर क्लस्टर एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री का। ठीक है, एक स्पेसिफिक ये एरिया है जहाँ पर क्लस्टर एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीपल सिटीज़ के अंदर इसी छोटे छोटे क्लस्टर्स को सरकार यहाँ पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कहीं पे IT के लिए, कहीं पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए बना रही है। इससे आइडिया क्या है कि इसी क्लस्टर के अंदर मल्टीपल हमारे पास तरह की इंडस्ट्री जो कि अलाइक भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। वैसे तो अलाइक प्लग एंड प्ले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सरकार देती है ना, कि प्लग एंड प्ले वाली जो अपॉर्चुनिटी IT को लेकर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यही क्लस्टर के अंदर आपको जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्टिविटी तक, इसी क्लस्टर के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचते हैं, एनर्जी कॉस्ट बचते हैं, है ना। तो अब इसी के अंदर आप सपोज कीजिए कि ऐसा क्लस्टर जो कि वडोदरा के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर अगर पाइप नेचुरल गैस आ भी जाती है तो बट अब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम जो है वो एक्सेसिबिलिटी आपको नहीं दे रहा। ठीक है, ग्रिड सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, सप्लाई कभी भी टूट सकती है बीच में, है ना। एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा एडिक्वेटली अवेलेबल है भी नहीं, जिस वजह से जो MSME सेक्टर जो कि अभी बूस्ट अप होना चाहिए था इस टाइम पे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ऑल द वे मोर वो लॉसेस के अंदर जा रहा है। कुछ तो MSME सेक्टर बंद भी हो चुके हैं एंड जो यहाँ पर पोटेंशियल MSMEs हैं जो कि आने वाले टाइम में इंडिया को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकते हैं, वो भी अब यहाँ पर हैविली रिलाई करते हैं किसके ऊपर, LPG सेक्टर के ऊपर, जो कि फुलफिल यहाँ पर नहीं हो पा रही है डिमांड सरकार के द्वारा। तो PNG की इंट्रोडक्शन कर तो दे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी ना होते हैं या लिमिटेड सप्लाई PNG को एक ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो MSME सेक्टर की नहीं बन रही है। स्पेसिफिकली तब जब एक क्लस्टर जिसकी एक होलसम रिक्वायरमेंट होगी एंड किस तरीके से उसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो वो चीज़ भी अब डिपेंड करती है सरकार के ऊपर कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवाया जा सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। द नेक्स्ट न्यूज़ भी आपकी बहुत बेसिक सी है, सिंपल सी है कि जो शिप कैरी कर रही थी ईरानियन क्रूड ऑयल, इट वॉज हेडिंग टू इंडिया, बट उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया है टू चाइना। तो पिंग शुंग,
ठीक है। पिंगशुंग जो कि एक चाइनीज ऑयल टैंकर है, वो ईरानियन क्रूड ऑयल को कैरी कर रहा था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस किया सिग्नल करते हुए कि वाडिनार इंडिया के अंदर वो आएंगे। बट पिछले 3 दिन के बाद अब ये सिग्नल किया जा रहा है कि चाइना जा रही है शिप, ठीक है, कि मरीन लॉजिस्टिक्स एंड कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स कंपनी केपलर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो चाइना जाने वाली है। ये वेसल जो कैरी कर रही है 1 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल को, जो कि अब सिग्नल कर रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्दर्न चाइना वाली साइड अब हम शिप जो है अपनी लेकर जा रहे हैं। अब सैंक्शंस लगाई गई हैं यूएसए के द्वारा, कि पिंगशुन जो है उसको सैंक्शन किया गया था यूएसए के द्वारा इन फरवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। एंड जो सैंक्शन है वो यही कहती है कि जो शिप इट वाज इन्वॉल्व्ड इन पार्स क्रूड ऑयल टू द शिप टू शिप ट्रांसफर्स, जो कि अब सैंक्शन थी नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी के द्वारा इन द मोटिव ऑफ ऑब्सिक्यूटिंग द ऑयल्स इरानियन ओरिजिन। एंड जो टैंकर है उसने डिलीवर किया सेवरल शिपमेंट्स को टू चाइना। अब जैसे ब्लैक सी जो हमारे पास ब्लैक फ्लीट है या शैडो फ्लीट की जब हम बात कर रहे हैं रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो सेम ही चीज़ है कि ईरानियन ऑयल जो है वो सैंक्शन किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो अब चाइना तो अपनी वेसल जो है वो लेकर भेज रहा था, अब चाइना ने अपनी वेसल जो है वो ईरानियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए लगा दी, तो इसको सैंक्शन किया गया कि ईरानियन ओरिजिन का जो ऑयल जिसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाई गई है, चाइना उसको कैसे यूज कर सकता है ना। तो इस वजह से जो पिंगशुंग है उसके ऊपर क्या था, सैंक्शन भी लगाई गई थी। बट सिंस इनिशियली उन्होंने क्या यहाँ पर चला के दिखाई कि इंडिया में हम तो तेल देने जा रहे हैं जी, चाहे ईरानियन ऑयल ही है, बट हम इंडिया को सब यहाँ पर दे रहे हैं ऑयल, है ना। अब धीरे धीरे करके वो चाइना की तरफ रीरूट हो गया। तो ये सिंपल से आपकी न्यूज़ थी। देन जन विश्वास गवर्नमेंट फॉर माइनर ऑफेंस केस विड्रॉल। तो अब यहाँ पे क्या है, जुडिशरी के पास मल्टीपल केसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वर्कलोड जुडिशरी का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड जन विश्वास बिल जो है ऐसा बिल है जो कि मल्टीपल प्रोविजन 7,700 समथिंग जो प्रोविजन है उसके अंदर चेंजेस लेकर आना चाहता है, जो कि माइनर ऑफेंसेस को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने की बात करता है ना, ताकि ईज ऑफ या आप कह सकते हो लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या आप कह सकते हो कि पर्टिकुलरली ईज ऑफ जुडिशरी भी कर सकता है ये। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल जो है वो प्रोस्पेक्टिवली नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, कि रेट्रोस्पेक्टिवली कि एक पर्टिकुलर डेट से यहाँ पर वो बिल जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, कि उसके बाद जितने भी केसेस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आते हैं वो अब डीक्रिमिनलाइज किए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो छोटे मोटे केसेस हैं जो डीक्रिमिनलाइज हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड जुडिशरी से विड्रॉ कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, जो भी पेनल्टीज होती है सरकार वो कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग है एक तरह से, जो टॉप ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा लोड ऑन द जुडिशरी एंड प्रमोट करेगा ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। एंड ये पार्लियामेंट ने ऑन थर्सडे पास किया जन विश्वास बिल, अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस बिल 2026। देन आज की न्यूज़ का सिलसिला आपका यहीं पर खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर वो भी मुझे बता दीजिएगा। एंड अगर अगेन आपको कोई और डाउट होता है जो कि आप टेलीग्राम पर पूछना चाहते हैं, नॉट ऑन द कॉमेंट सेक्शन, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को भी, एंड फाइनली अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी कैटर कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी की बात करें, अदर स्टेट पीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर पास आ रहा है, तो डाउट्स आपके क्लियर यहाँ पर जल्द से जल्द होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोई अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाई जा सके तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो वो रिलेटेड फैकल्टी यहाँ पर बना लेगी, ठीक है, या फिर मैं खुद आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।